और मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहबान बैठे हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार सर। नमस्कार। स्थिति गंभीर है और कोरोना का खतरा बहुत ही भयंकर है। सर अभी कल की बात है, मैं राजस्थान हॉस्पिटल में राउंड ले रहा था। सिर्फ एक 18 साल का बच्चा जो कि इतनी तेज सांस ले रहा था और उसका स्कोर था 22, मतलब ऑलमोस्ट 85-90% उसके लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे। बहुत हाई वेग से ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी क्योंकि इसके अंदर निमोनिया हो जाता है। और जो निमोनिया जो होता है उसके साथ के अंदर एक साधारण व्यक्ति जो दौड़ते हुए सांस लेने में उसको 100 मीटर की रेस लगाते हुए जितना सांस में तकलीफ होती है, वैसे उस निमोनिया के पेशेंट में बैठे बैठे भी उतनी ताकत से सांस लेना पड़ता है। सिर्फ 18 साल उम्र। ये सिर्फ आइसोलेटेड केस नहीं है। अपने जैसे आंकड़े देखें तो जैसे जोधपुर के कल 20 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया, उसके अंदर 10 लोग 45 से कम उम्र के थे और 5 जिनकी मृत्यु हुई उनके सिर्फ 24 आवर के अंदर डेथ हो गई। मार्च के अंदर 31, जो अभी सिद्धार्थ महाजन साहब ने बताया, 31 टोटल डेथ हुई थी पूरे प्रदेश में और उससे 1.5 गुना ज्यादा तो एक दिन में यहां हो गई। 2000 केस थे 1 अप्रैल को पूरे राजस्थान में, जो आज 65-70 हजार हो रहे हैं। तो एक तरह से प्रलय की आहट सुनाई दे रही है इन आंकड़ों के अंदर। और ये प्रलय किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा, जो कल्पना है, वो लगता है शायद ये एक तरह से फर्स्ट वेव तो ट्रेलर थी, असली खतरे की फिल्म तो अब हम देखने वाले हैं। तो यदि अपन इस समय यदि लेंगे तो कदम उठाएंगे तो आगे चीज को इसको बचा सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए, यूजुअली जो वायरस है वो एक तो व्यक्ति को इन्फेक्ट कर घायल करता है, तो हम एक और तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की कैपेसिटी अभी तक तो हम समुचित हो रही है और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन जो दूसरा लेवल है, या तो वायरस किल कर दे हमको या हम वायरस को किल कर दें। क्या वायरस को किल किया जा सकता है? हाँ, यदि 14 दिन तक लगातार एक संक्रमित व्यक्ति बिना किसी के संपर्क के रह जाए तो वायरस स्वतः ही उसकी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। तो यदि अपन इसको देखें तो यदि पूरी जनता बिल्कुल स्टिल हो जाए एक तरह से 14 दिन के लिए, तो वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और ये संभव तभी है जब हम अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लें। हो सकता है कि जिस गति से अभी हम तेजी से बढ़ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है। देखें, यदि यूरोप के जो देश हैं, इटली है, स्पेन है और इंग्लैंड है, उनके अंदर बड़ी तेजी से सेकंड वेव ज्यादा आई। सेकंड वेव हमेशा लंबी चलती है, खतरनाक होती है। और वहां का जो पीक आया वो यूजुअली 2-3 महीने के बाद जाके आया। और उसमें भी कुछ देश जैसे स्पेन, इटली, इनमें वो पीक नहीं आया क्योंकि वहां लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया, जर्मनी ने भी नहीं लगाया। लेकिन इसके विपरीत इंग्लैंड ने बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाया। और वहां लॉकडाउन की एक विशेष बात ये थी कि सड़क पर तो चलना बात थी प्रतिबंध, पर उसके अलावा यदि घर पे कोई वहां मिलने आता था तो मिलने वाले से भी यदि वो कमरों में गया, ड्राइंग रूम में या वहां पर डाइनिंग रूम में, तो पड़ोसी उसको सूचना कर देता, उस पर हैवी पेनल्टी थी। उनको अलाउड भी यदि था तो वो बाहर आहते में मिले या लोन में मिले। तो इतने सख्त लॉकडाउन के बाद जो 65-70 हजार रोजाना आते थे केस, वो अब 2000 आ रहे हैं। मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई, जैसे सर आपने बताया। तो इसी तरह की हालत अपने यहाँ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर अभी अपन देख चुके करीब 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक पीक नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में लॉकडाउन लगाया नहीं। और अब लॉकडाउन क्या लगा, अब तो सारे ही लोग बीमार हो गए तो अपने आप ही लॉकडाउन लग गया। अब एक बात और है, अपन आशंकित हैं कि प्रोबेबली लेबर का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम आशंकित हैं कि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बात यह है कि पहली वेव से इसकी तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली वेव के दौरान जो
चीजें हुई थी उस समय हमारा खतरा बहुत कम था, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज डर हमारा बहुत कम है, खतरा भयानक है। तो हम सब लोग जब बीमारी पड़ जाएंगे तो वैसे ही इकोनॉमी डाउन होनी है। वैसे ही यदि हम सारे लोग बीमार, जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से यदि हम कहेंगे तो लाखों लाखों की संख्या में हम बीमार हो जाएंगे। पिछले 15-20 दिन के अंदर जो 400 केस राजस्थान में आ रहे थे वो अब 10,000 हो गए। तो अगले 15-20 दिन के अंदर यदि यही प्रोपोर्शन रहा तो अपन सोच सकते हैं इवन एक स्टेट राजस्थान के अंदर ही लाखों के अंदर पेशेंट होंगे। तो वो न केवल एक व्यक्ति जो शहरों में रहता है बल्कि ग्रामीण के, लेबर के सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये अपने आप ही वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि बिना लॉकडाउन लगाए ही होगा, अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। तो वो स्थिति वो होगी जबकि बड़ी गंभीर बात होगी, क्योंकि वो उस समय हो सकता है कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, हो सकता है कि पेशेंट के लिए अस्पताल में नहीं मिले। जैसे पिछले 7 दिन में हमारे राजस्थान अस्पताल में पेशेंट आता है, हमें बड़ा दर्द होता है उसको ना कहते हुए कि भाई बेड खाली नहीं है। अरे ये भी कोई बात हुई? वो दुखी इंसान है, उसको कैसे ना कर दें, पर मजबूरी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि किल वायरस के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करके, कोरोना लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करके अपने रेस्ट्रिक्ट करें अपने मूवमेंट को, सिर्फ घर में। बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, लेकिन मास्क भी फिटिंग का मास्क पहन के जाएं। जैसे शर्ट और पैंट फिटिंग की होती है वैसे ही मास्क भी फिटिंग का हो, और वो मास्क किसी भी हालत में नाक से नीचे नहीं सरके। चाहे हमारी शर्ट सरक जाए 2 इंच चलेगा, लेकिन मास्क नहीं सरकना चाहिए। ये हम प्रतिबद्धता लेके आगे चलें, और हम अपने घर के अंदर ही, इस घर से बाहर तभी जाएं जब कोई मजबूरी हो, और अपने मेहमानों को अपने घर पे ना बुलाएं, फोन से काम चला लें। यदि फिर भी बुलाना जरूरी है तो आहते में या सड़क के किनारे खड़े होकर बात करें, घर के कमरों के अंदर यदि हम नहीं करें तो वही होगा। इस तरह से हम वायरस को किल करके, और जो पीक आ रहा है उसको हम ब्लंट कर सकते हैं। दूसरा कदम, एक कदम तो है कि वायरस को किल करें, दूसरा कदम यह है कि जो भी एलिजिबल है वो तुरंत वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सबसे इफेक्टिव चीज है, इसका प्रूफ हमें पिछले 15 दिन में मिल गया, राजस्थान में मिल गया। क्योंकि जिन लोगों ने पहली सेकंड डोज लगा ली और जिन्होंने इवन पहली डोज लगाने की भी 10-15 दिन हो गए, उनके अंदर बीमारी गंभीर नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। तो डेफिनेटली, और यही कारण है कि रिलेटिवली 45 से नीचे मृत्यु की दर है। और हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम राजस्थान के अंदर 60 साल से अबव 85% को वैक्सीन लग गई, और 45 साल से अबव 50% को लग गई। लगभग यदि महाराष्ट्र से देखें तो हमने 2 गुना ज्यादा, जो सेकंड स्टेट है वो महाराष्ट्र, उससे 2 गुना ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से हमारे 60 साल और 45 साल के लोगों को वैक्सीन लग गई। तो ये इन चीजों को यदि हम अपना के चलते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। अब 2 बात और हैं, एक ऑक्सीजन की है और एक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर दवा की किल्लत है अभी, लेकिन रेमडेसिविर दवा को एक तरह से हर जगह प्रचारित और प्रसारित ये किया जा रहा है कि जीवन रक्षक है। लेकिन 1 साल पहले माना जाता था, लेकिन आज इसको जीवन रक्षक नहीं मानते। आज इस रेमडेसिविर दवा को इतना कुछ लिमिटेड रोल है, बहुत सीरियस केस जो वेंटिलेटर पे हैं, वह जो यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की रिकमेंडेशन में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया कि उसमें यूज नहीं करें। सिर्फ जो ऑक्सीजन के ऊपर जो पेशेंट हैं उनमें, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर वायरस अटैक करता है बॉडी पे, और सेकंड वीक में सूजन और क्लोट्स करते हैं लंग्स के ऊपर असर। तो फर्स्ट वीक के अंदर यदि पेशेंट आ गया, और या फर्स्ट 10 डेज सिम्टम शुरू होने के अंदर तो इसका रोल है, आफ्टर 10 डेज सिम्टम का इसका रोल खत्म हो जाता है। तो इसके लिए पैनिक नहीं करें, क्योंकि 3 दूसरी दवाइयां हैं, 3 ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड है, और जो क्लोटिंग को
यानी ब्लड थिनर है, वो है यूजुअली जीवन रक्षक जो चीजें। एक जो मैं आप लोगों से और अपील करना चाहूंगा कि एक ऑक्सीजन के अंदर बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है यदि आप उल्टा या प्रोन पोजीशन में सोते हैं। तो कम से कम यदि हम अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि हम प्रोन पोजीशन में सोने लग जाएं, तो इवन बीमारी के समय हम आसानी से सो सकेंगे और हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। हमने देखे हैं कि 88-89 सेचुरेशन आ रही है और वो व्यक्ति उल्टा सो गया या प्रोन पोजीशन में सो गया तो 92-93% आ जाती है। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव तरीका हो सकता है, पर ये प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है जब हम बीमार नहीं हुए, क्योंकि उस समय हम पेशेंट्स को करवाते हैं, जैसे रात को मैं गया सबको कहा भाई उल्टा सो, तो उनमें 50% को तकलीफ होती है कि साहब उल्टे हम कभी सोए ही नहीं, कैसे सोएं। एक चीज और है कि हम यदि जल नेति कर लें, जैसे हम काम से गए या कहीं बाहर जाके वापस घर आए, तो क्योंकि वायरस सबसे पहला घर बनाता है नाक और गले में, तो यदि नेति करते हैं तो उससे गला साफ हो जाता है और वायरस को वो क्लीन कर सकती है। ऐसा साइंटिफिक स्टडी जो लंग इंडिया के अंदर रिव्यू आर्टिकल रिसर्च के रूप में ये प्रकाशित हुआ है इसी कोरोना काल के दौरान। तो ये कुछ ही बातें थी कि किल द वायरस स्टेप 1 एंड सेकंड इज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के सभी सदस्य और आम जन लोग जो इस वीसी से जुड़े हुए हैं, आपको सभी को यह महसूस हो रहा होगा कि हम एक कोविड पेंडेमिक के डिफिकल्ट फेज में पहुंच गए हैं। कहा तो 2 महीने पहले हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट सडनली जिस तरीके से ये सेकेंड वेव का इजाद हुआ है, हमारी चिंताएं बहुत बढ़ गई है। मैं आमजन को कुछ इस सेकेंड वेव के बारे में बताना चाहूंगा कि ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत अधिक एग्रेसिव है। हमारी चिंता बढ़ने का कारण यह है कि ये सेकेंड वेव हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर रही है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है। फर्स्ट वेव में हमने 60 इयर्स के ऊपर के लोगों को हैंडल किया था, खासकर जिनमें कोई बीमारियां थी, कोमॉर्बिड कंडीशन थी। बट अभी चिंता ये हो रही है कि जिस तरह के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो 5-7 साल के बच्चों से लेके 20 से 40 साल तक हेल्दी लोगों से लेके सारे एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। दूसरा, ये इतना तेजी से इस बीमारी के अंदर निमोनिया फैल रहा है सेकेंड वेव में कि अधिक से अधिक लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। तो डेफिनेटली ये उस पुरानी वेव से बहुत भयानक रूप धारण कर रही है। तीसरा, जो कॉम्प्लिकेशंस इस वेव में देखने को मिले हैं वो बहुत अधिक हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन हो या लकवा के कॉम्प्लिकेशन हो। इतना ही नहीं, इस वेव में जब इन्फेक्शन एक व्यक्ति को संक्रमित करता है तो परिवार के परिवार हर एज ग्रुप के लोग हमें एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 30 से 40% पेशेंट जिनको कि इस वेव में लक्षण पाया गया है उनका RT-PCR नेगेटिव आता है और हम लोग थोड़े निश्चित हो गए हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं और उस समय तक लंग्स में काफी सीवियर निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो RT-PCR की नेगेटिविटी भी 30 से 40% पेशेंट में पाई गई है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को काफी बढ़ा देता है। अतः हम सब लोगों को मिलकर इस सेकेंड वेव की जो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सेकेंड वेव की जो डेंजरस इश्यूज है, उनको बहुत समझने की बात है। एक तरफ हमारी फर्स्ट वेव से हमने जितना हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया वो देश का सर्वोपरि इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पॉइंट्स और मेडिसिन का सपोर्ट सिस्टम है, देश में सबसे अग्रणी है। बट आपको ये जानना चाहिए कि केसेस इतनी अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, कहां 10,000 केसेस प्रतिदिन हमारे स्टेट में आ रहे हैं, फिर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के देखरेख में क्रिएट किया गया है, वो आज हम कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर पा रहे हैं। बट अगर इसी स्थिति से ये केसेस बढ़ते गए तो आपको ध्यान होगा, मैं नहीं सोचता देश लाइक अमेरिका, इटली और स्पेन हमारे से वो कई गुना संपन्न है।
अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर सकता है तो हमारे कितना भी सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको कोलैप्स करने में देरी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर करीब 10 लाख डेथ्स हो गई हैं। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अंदर एम्बुलेंस को 3-3 घंटे तक पेशेंट्स की जगह हॉस्पिटल में नहीं मिलती थी। स्पेन के अंदर 25% लोगों ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इटली के अंदर 30% लोगों ने रोड्स और अपने घरों में ही दम तोड़ दिया बिकॉज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कैटर नहीं कर पाया। हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है, बट अगर उन संपन्न और इतने साधन युक्त देशों में ऐसा हो सकता है तो हमको भी बहुत सीखने की बात है। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग इस महामारी को समझें। जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। अगर हम 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, वायरस को किसी भी दूसरे पर्सन में फैलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वायरस अधिक फैलता है उतना वायरस म्यूटेट करता है। और अभी जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे देश में पाया गया है वो घातक और अधिक फैलने की क्षमता है। दूसरा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये वायरस हमारे बोलने से या छींकने से ही नहीं फैलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वायरस हवा में आ गया है। जब ये वायरस हवा में आ जाता है, जिसको कि हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन की बाइबल जिसको कहते हैं वो होता है लैंसेट नामक जर्नल। 3 दिन पहले उस जर्नल में आया कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न का तात्पर्य है कि अगर कोई भी मेरे जैसे सपोज मैं एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हूं, अगर मैं बातचीत भी कर रहा हूं तो मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट के अंदर मैं 3 से 4 घंटे तक लाइव वायरस छोड़ दूंगा। अतः आपको मालूम होगा कि इस बीमारी में 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 15 से 16% लोग थोड़े सिम्टम होते हैं और 3 से 4% बहुत क्रिटिकल होते हैं। उन 15 से 16 में बाद में कुछ लोग और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। अतः एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा अपनी शिथिलता के कारण, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करने के कारण, जिस तरह हमारी सोसाइटी ओपन हो गई है, फूड कोर्ट्स, मूवी हॉल, थिएटर, शॉपिंग और खासकर यंग जनरेशन जिस तरह रिलैक्स हो गई है, हो सकता है कि ये जनरेशन एयरबॉर्न इन्फेक्शन की तरह अथाह हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर दे। एक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन 100 से 120 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अतः मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन होगा कि इसकी फैलने को बचाने के लिए, एयरबॉर्न के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग मास्क अति आवश्यक लगाएं। मास्किंग एक ही तरीका है जिससे आप इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोक सकते हैं और अगर ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो इससे भी बचा जा सकता है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एज ग्रुप के बच्चे आने लग गए हैं और हर एज ग्रुप यंगर लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक हो गया है। आज हमारी व्यथा थोड़े दिन पहले जो इंग्लैंड, स्पेन और इटली की थी वो हो जाएगी। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि इंग्लैंड, जहां पे 15 दिन पहले तक करीब 50 से 60 हजार पेशेंट्स आते थे, स्टिफ लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड के अंदर आज सिर्फ 1200 केसेस आए हैं और 0 डेथ्स हुई है। इजराइल और सिंगापुर 2 ऐसे देश हैं जहां पे लॉकडाउन भी हुआ है और वहां पे वैक्सीनेशन भी हुआ है। आप सोच सकते हैं इजराइल में आज सिर्फ 14 पेशेंट्स आए हैं और 0 डेथ्स हुई है, और सिंगापुर के अंदर आप सोच सकते हैं वहां पे मास्क नहीं लगाने का फाइन भारतीय मुद्रा के अनुसार 10,000 रुपए था, वहां पे सिर्फ 34 पेशेंट आए और 0 डेथ्स हुई है। अतः हमें कुछ इन डेवलप कंट्रीज से सीखना चाहिए जिन्होंने शुरू में शीतलता बरती। उनके संसाधन हमारे से बहुत अधिक थे, ऑल्दो हमारे संसाधन भी बहुत स्ट्रांग है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सर, मैं एक चीज आपके वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज काफी चिंता का विषय है, हमारे 10,000 पेशेंट आ गए हैं, 60,000 एक्टिव पेशेंट्स है। अगर उनमें हमने शीतलता बरती तो एक पेशेंट 120 लोगों को इन्फेक्ट करने वाला है, तो ये हमारे क्रिटिकल पेशेंट दिन पर दिन बढ़ने वाले हैं। जैसा आप हमारे सेक्रेटरी साहब बता चुके हैं, पूरे मार्च महीने में हमारी जो 31 डेथ्स हुई थी और 15 दिन में अप्रैल में हम 300 लोगों को खो चुके हैं। बट इसमें चिंता का विषय पिछली वेव से ये है, ये 300 लोगों में से 50% से ज्यादा हमारे यंग लोग हैं जो हेल्दी लोग थे और वो 45 साल के कम उम्र के हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है।
सर, हमें ये आखिरी मौका है। मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहूंगा, सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारा आखिरी मौका है। हम लॉकडाउन करके लोगों को बचा सकते हैं, अन्यथा स्पेन, इटली और अमेरिका की तर्ज पर पूरी कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। हमें, आपने चित्र देखे होंगे, स्पेन और इटली में बेड्स नहीं मिले थे, लोगों की स्ट्रेचर पे डेथ्स हो गई थी। वहां पे हाईएस्ट लेवल का इन्फेक्शन होने के बाद भी लोगों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई थी। यदि लॉकडाउन लगता है तो लोगों को प्लान वे में सपोर्ट किया जा सकता है। हमें लॉकडाउन के कारण हमें जीवन बचाना है, बट हमें चिंता यह है सर कि इससे लोगों की जीविका इफेक्ट हो जाती है। हमने पहले लॉकडाउन से सीखा है कि प्लान वे के अंदर अगर कभी इस तरह का स्टेप लेते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ये एग्रेसिव स्टेप नहीं लिया सर, तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 1921 में जो जो फ्लू पैंडेमिक हुआ था, हमारे इस पैंडेमिक में भी लाखों लोगों की डेथ उस फ्लू पैंडेमिक 1921 के बराबर हो सकती है। सर, हमारा डॉक्टर्स का एक ऑब्जर्वेशन है, अभी हमारे 45 डॉक्टर्स जो कि वॉरियर के रूप से काम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्ट हो गए। बट मैं पब्लिक आम जन से कोई विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, ये बहुत सेफ है। वो 45 के 45 डॉक्टर बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें किसी तरह की कोई लक्षण नहीं है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण पॉसिबल हो चुका है। उन डॉक्टरों के बीच में जब हमारी चर्चा होती है तो कुछ लोग जो लॉकडाउन के नाम से भ्रमित हैं, हम सब डॉक्टर्स का एक फीलिंग यह है कि ये लोग जो कि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, बिकॉज उनका भी औचित्य है जीविका को बचाने का। किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में थोड़ी देर रहकर आप अपने आने वाले भयंकर स्थिति का एहसास कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति अगर इस पेंडेमिक का एहसास कर सकता है तो वो डॉक्टर्स है। आप किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में थोड़ी देर रुकें और आने वाली स्थिति का एहसास कर सकते हैं। कैसे बच्चे, यंग लोग और हर उम्र के लोग सीवियर लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहे हैं, और जैसे ही उन लोगों को अब सांस में जो दिक्कत होती है, बेचैनी के साथ आते हैं, जब उनको ऑक्सीजन दिया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अमृत मिल गया है। जिंदा रहना ज्यादा आवश्यक है सर, ना कि जीविका के लिए जीना। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो जीविका के लिए सोचना बेकार है। सर, हमारे देश के नागरिकों की एक ये मानता है कि इमरजेंसी और क्राइसिस में वो हमेशा एकजुटता दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। अतः स्थिति की भयावहता को देखते हुए, ऑल्दो आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आप लोगों ने सुदृढ़ कर दिया है, हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, हमारे ऑक्सीजन पॉइंट्स, बेड्स, आज तो हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो कि किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे सर, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल में 12 राज्यों के पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिटेड हैं। सर, सारे पास के राज्यों से लोग बाई कार हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, बिकॉज हमारी व्यवस्थाएं उत्तम है। पर जिस तरह से ये नंबर बढ़ रहा है, उस तरह से हमें चिंता है कि अगर इटली, स्पेन और अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है तो हम उनसे अछूते नहीं रह सकते। अतः हमारा प्रयास पूर्ण है, आप लोगों का सपोर्ट 100% है, बट इस नंबर को कम करने के लिए सर ये आवश्यक है कि हम जीवन को बचाएं। जीविका के सपोर्ट में तो सर आप लोग कुछ भी करेंगे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बट जीवन बचाना हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका। राजा बाबू जी, डॉक्टर राजा बाबू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जब मैंने सवेरे भी अर्ज किया था और अभी भी मैं सभी लोगों को ये निवेदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। सभी मुख्यमंत्री महोदय, हेल्थ मिनिस्टर महोदय, बाकी सारे मंत्रीगण और बाकी आम जन जो कि इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा ये निवेदन है कि जैसे कि इन्होंने बताया है, सेक्रेटरी साहब ने बताया है, बाकी डॉक्टर्स ने बताया है कि स्थिति बहुत भयंकर है और इस स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता है। ये जानकर सब लोगों को ये ज्ञान होगा कि अगर हम 1920 की
स्थिति देखें और हिस्ट्री का, हम अगर हिस्ट्री को पढ़ें और उसमें देखें कि स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था, जब भी कभी कोई महामारी हुई उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेव हुई थी वो खतरनाक सेकेंड वेव हुई थी और फर्स्ट से खतरनाक थर्ड वेव भी हुई थी। यहाँ पर इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है कि हमेशा सेकेंड वेव है जो बहुत खतरनाक होती है और उसका अंजाम बहुत खराब होता है। 1920 में जो स्पेनिश फ्लू था उसमें करोड़ों लोगों को की डेथ हुई थी, न कि लाखों की, क्योंकि उन्होंने ढंग से अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, क्वारंटीन नहीं किया, सरकार को कोऑपरेट नहीं किया, जिससे उसका बहुत भयावह रूप है जो सामने आया और करोड़ों लोगों की डेथ हो गई थी। आज मैं यही बताना चाहता हूं, अगर हम डेटा देखें, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने डेटा बताए हैं और बाकी सब डॉक्टर साहब ने बताए हैं, कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोविड-19 की लहर के परिणाम हम सब के सामने आने लग गए हैं। अगर आप इन्फेक्शन रेट देख लें, आप डबलिंग टाइम देख लें जो डिक्रीज हो रहा है, आप R0 फैक्टर देख लें और जो पॉजिटिविटी है उसको देख लें और म्यूटेशन देख लें, तो हमें ज्ञात होगा कि हम बहुत सीरियस दौर से गुजर रहे हैं और हमको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हम यहाँ पर पाएंगे कि देश प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन भयानक रूप से लगातार वृद्धि हो रही है और कोरोना अब भयंकर रूप ले रहा है। जहां तक सवाल है सरकार का, सरकार ने अपने लेवल पे प्रदेश की जनता के बचाव रखने के हर संभव इलाज मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रखी है और भरसक प्रयत्न किए हैं। सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया है, अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू, वेंटिलेटर इनका इंतजाम किया है और साथ साथ में सरकार ने सबको निवेदन भी किया है कि कोविड-19 बिहेवियर की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य मेडिकल स्टाफ की पूरी व्यवस्था की है। टेस्टिंग क्षमता की 0 से 70,000 तक कर दिया है। इस प्रकार तमाम इंतजामों में कोई कमी नहीं रखी गई है और टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई राज्य सरकार खूब लार्ज स्केल पे कर रही है और माइक्रो कंटेनमेंट है वो भी लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है और प्रचार प्रसार जन आंदोलन के माध्यम में भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे पिक्चर डिफरेंट है, क्योंकि ये कोविड महामारी सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को देखें तो लगता है कि सेकेंड वेव बहुत एग्रेसिव है और लेकिन लोगों में फियर बहुत कम हो गया है, जबकि पहले वेव में फियर ज्यादा था और वायरस बहुत एग्रेसिव नहीं था। इसलिए हमारा कर्व है जो नंबर बढ़े वो स्लो राइज हुआ था, जो कि अभी स्टीप राइज है। पहले के कंपैरिजन में अभी मृत्यु भी ज्यादा है और नया म्यूटेंट वायरस आ गया है जो बहुत खतरनाक है। साइंटिस्ट की राय के अनुसार अप्रैल और मई का महीना जो हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ा क्रूशियल और कठिन है। इन दिनों में हम साक्षात देख रहे हैं कि जितने केसेस पिछले साल 8-10 महीनों में आए थे उतने इस साल में 2 महीने में ही आ गए हैं और दिन प्रतिदिन केसेस का नंबर, मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अत्यंत चिंता का विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश प्रदेश में कोविड डिसिप्लिन की पालना, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी नहीं बनाकर रखना और बार बार हाथ धोना और जनता द्वारा नहीं की जा रही है। एक सर्वे में बताया गया है कि एक पॉजिटिव केस के पीछे करीबन 40 व्यक्ति बिना कोई तकलीफ के एसिम्टोमेटिक घूम रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम 1 लाख का आंकड़ा रखते हैं तो 40 लाख और लोग भी इस तरह के घूम रहे हैं जो कि बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका हमको पता भी नहीं है और वो लगातार इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। एक दूसरे में फैलाने से इन्फेक्शन की लगातार एक चेन बन गई है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि स्थिति बहुत खतरनाक और भयानक है। अगर हमारे कठोर और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बहुत ही डरावने परिणाम हो सकते हैं। अतः मैं जनता से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सरकार के साथ मिलकर वो कड़े से कड़े कदम उठाएं, जैसे कि लॉकडाउन करना। यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का बेसिकली
एक लेमैन के समझने के लिए क्या है, जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि अपने आप को स्टैंड स्टिल कर लेना। जो वायरस है जो घूम रहा है, वायरस अपने आप आपके घर नहीं आएगा, वायरस को तो कोई जाके बाहर से ही अपने घर लाएगा और अपने सारे घर वालों को इन्फेक्ट कर देगा और वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा कि एक से दूसरे में फैलता जाएगा और एक चेन बनती जाएगी। चेन बनेगी तो म्यूटेशन होएगा और नए तरह का वायरस आएगा जिस पे दवा असर नहीं करती है, न जांच से पता चलता है और उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसको ब्रेक करना, क्योंकि वायरस की साइकिल 14 दिन की होती है। क्योंकि पहले जब वो अंदर घुसता है तो वो अपना नंबर बढ़ाता है, दूसरा है वो जो बॉडी के ऑर्गन है उस पर अटैक करता है और दूसरों को फैलाता है, शेडिंग ऑफ वायरस कहते हैं जिसको। और तीसरा है कि उसके सिम्टम डेवलप होते हैं अगर उसको दूसरा आदमी नहीं मिलता है और तो ये चेन है जो ब्रेक हो जाती है, एक के बाद दूसरा मरीज नहीं मिलेगा, दूसरा इंसान नहीं मिलेगा तो ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक हो जाएगी तो हम इस 14 दिन की साइकिल को पूरा करके जो भी हमारी महामारी है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो संभव और कोई चीज से नहीं है, हम सिर्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन और अपने घर पर ही रहकर इससे इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चेन को ब्रेक करना, जो 14 दिन का मिनिमम 14 दिन से 3 हफ्ते का, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस की स्टडी करें तो उससे पता चलता है कि वायरस को मारने के लिए कम से कम इतने दिन के लिए हमें स्टैंड स्टिल और अपने आप को आइसोलेट रखना जरूरी है। अगर आप लोग टीवी पर देखें कि हमारे पड़ोसी राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात एवं अन्य राज्यों में बहुत संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादातर यंग में है, इंक्लूडिंग द दिल्ली। यहाँ यह देखा गया है कि कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली बेड्स की, दवा की, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। ये हमारे यहाँ भी हो सकती है। सावधान रहें, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको विनती कर रहा हूँ। सरकार है जो अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है। सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट तैयार किया है। सरकार आपके 2000 से 4000 बेड कर सकती है, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के हजारों लाखों में व्यवस्था कर सकती है, आपके आईसीयू के बेड्स की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, वायरस है जो अदृश्य है, रेप्लिकेट बहुत फास्ट होता है, फास्ट रफ्तार से फैलता है। वो आज 100 केस हैं तो कल 200 है तो परसों 400 है तो इंटू 400 कर लीजिए, तो आप देख लीजिए 1000 में, लाखों में जब नंबर सोसाइटी से बढ़कर अस्पताल पहुंचने लगेंगे तो आप देखिए हमारे 10,000 बेड, 20,000 बेड, इवन 1 लाख बेड हैं, वो भी हिंदुस्तान में देश और प्रदेश में कम हो जाएंगे और कम पड़ने लगेंगे। याद रखें आप, ये एक बहुत बड़ी विपदा है, इतनी भयंकर है कि मृत्यु भी जो खास तौर पे यंग लोगों में उनके क्रेमेशन करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। अगर आप टीवी पे देखें, मरीजों को एम्बुलेंस में और ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन लगा के बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। इन सब का मुख्य कारण है कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं करना और लापरवाही बरतना है। इस बढ़ती हुई ह्यूमन ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना अति आवश्यक है। ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है कि हम सभी मिलकर कठोर से कठोर और सख्त कदम, जैसे कि लॉकडाउन है, जो लगाकर ही किया जा सकता है, जो सरकार के साथ मिलकर सहयोग करके हमें सख्त कदम उठाने होंगे। अदरवाइज हम लोगों को बीमार होने से नहीं बचा सकेंगे। इस महामारी से हम अपने प्रियजन, दोस्तों और कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को, देश प्रदेश में जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, उनको बचा नहीं पाएंगे। जैसा कि कहा गया है और मैं कई बार कहता भी हूं कि पेंडेमिक्स की लड़ाई सिर्फ अस्पतालों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जनता और सरकार के साथ मिलकर जंग लड़ने पर ही हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो इस जंग को लड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें सरकार जो अपने स्तर पर कर सकती है वो कर रही है। अब जो गेंद है जो हमारे पाले में है जनता को सरकार के साथ बहुत कोऑपरेट करके, बल्कि सरकार को मजबूती से ये कहकर कि सर आप लगाइए, जो भी कुछ करना है, कड़ाई जितनी कर सकते हैं करिए, लेकिन जनमानस को बचाना बहुत जरूरी है। मैं सारी जनता से, नेताओं से, एडमिनिस्ट्रेटर से,
सरकार के साथ मिलकर कठोर निर्णय लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि जनता को, लोगों को बीमारी से बचाया जा सके और असमय मृत्यु होने से बचाया जा सके। यहाँ पर मैं वर्तमान की स्थिति, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया है कि 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की बहुत तुरंत आवश्यकता है, और वो डिसीजन जनता के कोऑपरेशन के बिना, जनता के मोटिवेशन के बिना, ये और जनता के रिक्वेस्ट के बिना सरकार के अकेले लेना बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें केसेज और मृत्यु दर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना डबलिंग टाइम शॉर्ट हो गया है, कितने छोटे से पीरियड में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यंग जनता में आप जानते हैं कि हमारा ब्रेड विनर जो नौकरी करता है, बाहर जाता है, अब तो पहले बुजुर्गों में थी जिनको बीमारियां होती थी, उनके साथ में 70 साल में, 60 साल में, लेकिन अब 25 से 45 साल के लोगों में हो रही है। तो कोई भी नहीं चाहेगा अपने प्रियजन को खोना, और इतने यंग एज में अपने दोस्त को, अपने पुत्र को, अपने भाई को। अतः आप सबसे निवेदन है कि वायरस म्यूटेशन भी एक इसका कारण है, और हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सुचारू रूप से पालना करें, और ये पालना नहीं करना ही इंगित करता है कि ये अत्यंत आवश्यक है कि हम पालना नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार के साथ मिलकर अतिशीघ्र कठोर से कठोर कदम, जैसे कि लॉकडाउन लगाकर प्रदेश की जनता के जीवन को बचाने की कार्रवाई करें, और ताकि हम ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर सकें। सेकंड निवेदन है कि वैक्सीनेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सभी ने कहा है, वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, और अपने जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीनेशन करा लिया है, मैं आपको एश्योर करता हूं कि उनको भयंकर बीमारी होने से उनका बचाव डेफिनेटली होता है, और उनकी मृत्यु होने की संभावना बिल्कुल शून्य रहती है। इसी मैसेज के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़े, सरकार को सहयोग करें, और निर्णय आप लोग लें, क्योंकि आप लोग निर्णय लेंगे तभी वो सही निर्णय होगा, क्योंकि अनुपालना तो हम सब लोगों को करनी है। हम सरकार से निवेदन करें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, और कहें सर आप कठोर से कठोर निर्णय लीजिए, उसकी पालना हम करेंगे, क्योंकि पालना आपको करनी है। जब तक आप पालना नहीं करेंगे, हम महामारी से नहीं जीत सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार का साथ दें, और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जितने सख्त कदम, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन तक लगाना चाहे, जो कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का जरूरी है, लगाएं और जनमानस को बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू। तो पिछला लॉकडाउन जो है लंबा चला, और कई लोगों को कष्ट भी हुआ। कितना माइग्रेशन हुआ लेबर का पूरे कंट्री के अंदर, वो भी नहीं भूले। लोगों की जो आजीविका थी वो चली गई। इतने लोगों में कई तरह के विचार पैदा होते हैं पब्लिक के अंदर भी, इसलिए सारी बातें सुन के समझ के उसके बाद फैसला करना पड़ेगा।